नमस्कार। मान लीजिए आप सड़क के किनारे किसी गरीब मजदूर के साथ गलत हो रहा है या जेल में बंद किसी कैदी के बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन उनके पास ना तो वकील की फीस देने के पैसे हैं, ना ही कोर्ट जाने की समझ। तो क्या कानून हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? नहीं। कानून एक ऐसा हथियार है जो बिना पीड़ित के कोर्ट जाए भी उसे न्याय दिला सकता है, और इसी जादू का नाम है जनहित याचिका। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसने आम इंसान के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए हैं। अगर आप एलएलबी बीएलएलबी के छात्र हैं तो यह टॉपिक सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए नहीं बल्कि आपकी वकालत की पूरी लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लॉ की पढ़ाई को आसान हिंदी में और गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी लॉ सब्जेक्ट का कोई भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपसे मिस ना हो पाए। अब चालू करते हैं हम अपनी क्लास। जनहित याचिका क्या होती है, बुनियादी को इसको समझिए। तो जनहित याचिका से तात्पर्य या उस याचिका से जो किसी व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं बल्कि सामान्य जनता या समाज के किसी पीड़ित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। समझ में आया? लोकस स्टैंडी बनाम जनहित याचिका का एक केस है। पारंपरिक नियम क्या है? केवल वह व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके स्वयं के विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। मतलब क्या है? पीड़ित व्यक्ति की याचिका दायर कर सकता है, राइट। अब आगे पीआईएल का क्रांतिकारी बदलाव क्या है? इस नियम को शिथिल करते हुए यह व्यवस्था दी गई है, कोई भी सार्वजनिक भावना से प्रेरित व्यक्ति या संस्था ऐसे वंचित लोगों के लिए अदालत जा सकती जो गरीबी, अज्ञातता या सामाजिक आर्थिक अक्षमता के कारण स्वयं न्याय मांगने में क्या हो, असमर्थ हो। अब बात करते हैं उद्भव पर, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है यूएसए। समझिए पीआईएल की अवधारणा का जन्म 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हुआ था। कहाँ से हुआ था इसका जन्म? यूएसए। और वहाँ से पब्लिक इंटरेस्ट लॉ कहा गया, जिसका उद्देश्य उन नागरिकों और पर्यावरणीय मुद्दों को कानूनी प्रतिनिधित्व देना था जिनकी आवाज़ मुख्य धारा की अदालतों में नहीं सुनी जाती थी। पॉइंट नंबर बी, भारत में विकास एवं पीएल के जनक। वो यूएसए के बारे में बताया था, भारत में बताया था। भारत में आपातकाल के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय 1970 में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया, न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया। भारत में पीआईएल के विकास में दो न्यायमूर्ति अविस्मरणीय योगदान रहा है। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, ये केस आप लोग जरूर पेपर में लिखेंगे। इन्होंने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन केस 1981 में लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करने की पहली बार वकालत की। न्यायमूर्ति पीएन भगवती, इन्हें भारत में जनहित याचिका का वास्तविक जनक माना जाता है। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है न्यायमूर्ति पीएन भगवती कौन थे? वास्तविक जनक थे माना। इन्होंने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में ऐतिहासिक मामले में पीआईएल को पूर्ण संवैधानिक ढांचा और मान्यता प्रदान किया। पीआईएल का संवैधानिक एवं कानूनी आधार। भारतीय संविधान में जनहित याचिका शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, परंतु यह संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व की मानवीय व्याख्या से उत्पन्न हुई है। मतलब भाग 3 से भाग 4 को दोनों को मिला के वहाँ से उत्पन्न हुई है। अब आगे समझते हैं हम लोग। जैसा कि दिखाया गया है, संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकार है। अगर आप अनुच्छेद 32 का यूज़ करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाकर जनहित याचिका रिट दायर करने के लिए परमिशन है। अगर आप आर्टिकल हाई कोर्ट में करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य कानूनी अधिकार के हनन पर याचिका दायर करने का अधिकार होता है। जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है और उसके साथ किसी कानूनी का याचिका दायर करने का अधिकार होता है। फिर आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वच्छ वातावरण, त्वरित न्याय, मुक्त कानूनी सहायता, गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करके पीएल का दायर
व्यापक बताया है। आर्टिकल क्या है 39 में सामान्य न्याय मुक्त विधिक सहायता। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय से वंचित ना होने दे। प्रमुख ऐतिहासिक वाद इसमें दिया गया है। हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1979, इसे भारत की पहली PIL माना जाता है। अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी द्वारा जेलों में बंद विचारधारीन कैदियों की दयनीय स्थिति पर याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 40,000 से अधिक कैदियों की रिहाई का आदेश दिया और त्वरित विचारण को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना। फिर SP गुप्ता बनाम भारत संघ, इसे जज ट्रांसफर केस के नाम से जाना जाता है। जस्टिस PN भगवती ने स्पष्ट किया कि समाज में किसी भी असहाय वर्ग के कोई भी जनहितैषी नागरिक अनुच्छेद 32 या 226 के तहत अदालत जा सकता है। MC मेहता बनाम भारत संघ में MC मेहता को PIL का पितामह कहा जाता है। इन्होंने गंगा नदी प्रदूषण, ताज ट्रेपेजियन केस, मथुरा रिफाइनरी प्रदूषण, श्री राम फूड्स ओलियन गैस रिसाव केस आदि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और एब्सोल्यूट लिबर्टी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित कराया। विशाखा बनाम राजस्थान केस 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के आधार पर ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस जारी की, जो 2013 के अधिनियम बनने तक लागू रही। भी PIL की प्रक्रिया पत्र क्षेत्राधिकार, कहाँ कहाँ क्षेत्राधिकार होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। PIL की सबसे अनूठी विशेषताएं इसकी प्रक्रियात्मक क्या है, सरलता है। पत्रिक क्षेत्राधिकार, यदि कोई निर्धन या पीड़ित व्यक्ति औपचारिक वकील या कोर्ट फीस देने में असमर्थ है तो न्यायालय भेजा गया एक साधारण पत्र, टेलीग्राम या पोस्टकार्ड भी अनुच्छेद 32 या 226 के तहत रिट याचिका रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सुओ मोटो, समाचार पत्र या टीवी रिपोर्ट में किसी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की खबर पढ़कर न्यायालय स्वयं संज्ञान लेते हुए PIL दर्ज कर सकता है। अब आगे समझते हैं PIL का दुरुपयोग, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। अगर कोई दुरुपयोग करता, वर्तमान समय में PIL के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े रुख अपनाए। ये नहीं जो मनाया रिट जारी कर दिया। 3P की चेतावनी, सर्वोच्च न्यायालय ने सचेत किया कि PIL का रूपांतरण निम्नलिखित में से नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नंबर आया है प्रचार पाने का जरिया, मान लो कोई प्रचार पाने के जरिए से कर रहा है। सेकंड नंबर निजी दुश्मनी या व्यवसायिक लाभ, मतलब निजी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते आप। अगर वो चीज़ किसी सामाजिक से रिलेटेड है तो आप जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले में प्रदूषण फैल रहा है तो उसमें सब समाज शामिल है ना, तो आप जनहित याचिका उसके खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं। राजनीतिक लाभ उठाने की नियत, ये नहीं किसी की राजनीतिक लाभ उठाने की नियत में आप रिट डाल रहे हैं तो ऐसा ये कानूनी अपराध माना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिशा निर्देश दे दिया पहले ही। बलवंत सिंह चौफाल केस 2010 के मुख्य निर्देश, उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल 2010 में उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालय को दिशा निर्देश दिए। फर्स्ट नंबर, याचिका स्वीकार करने से पूर्व याचिकाकर्ता की साख की जांच की जाए। सेकंड नंबर, यह सुनिश्चित किया जाए याचिका के पीछे कोई गुप्त वित्तीय या राजनीतिक स्वार्थ न हो। थर्ड नंबर, झूठी भ्रामक या समय व्यर्थ करने वाली याचिका को याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाती। ये नहीं कि आप रिट डाल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, अगर ऐसा कुछ करता पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस बलवंत सिंह चौफाल केस में ये बोल हुआ था। जनहित याचिका का महत्व और सीमाएं। महत्व क्या होता है, न्याय का लोकतंत्रीकरण होता है, मानवाधिकार और पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा होती है, कार्यपालिका और विधायक की निष्क्रियता पर न्यायिक अंकुश होता है। सीमाएं क्या होती है, अदालतों में मुकदमे को बढ़ावा बोझ होता है, शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है का उल्लंघन आरोप जब अदालतें नीति निर्माण में दखल देती है। अब देखिए बोर्ड पर पारंपरिक नियम और आधुनिक नियम की तुलनात्मक तालिक अवश्य बना। विद्यार्थियों को SC एम्ता और कपिला हिंगोरानी के योगदान कहानी के माध्यम से समझे ताकि उत्तर लिखें और लॉ केस जरूर लिख के आइए। आप लोग पेपर में जाएं तो आपको पारंपरिक नियम, आधुनिक नियम लिखना है, MC मेहता कपिला हिंगोरानी का केस के बारे में लिखिए और आर्टिकल 32 226 के बारे में जरूर लिख के आइएगा।
अब देखो परीक्षा हेतु प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है 15 से 20 में। जनहित याचिका ने भारतीय संविधान के लोकस स्टैंडी में पारंपरिक नियम को बदल दिया, इस कथन की व्याख्या कीजिए, महत्वपूर्ण निर्णय विधि का उल्लेख कीजिए। भारत में जनहित याचिका का विकास का परीक्षण कीजिए, इसके रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया गया है। लघु शॉर्ट में आ सकता है, पत्रिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, भारत में जनहित याचिका के जनक कौन माने जाते हैं, जैसा कि मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि पीएल कैसे भारतीय न्याय व्यवस्था में एक क्रांति की तरह आई। अगर आज की क्लास आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने लॉ के दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर पीआईएल से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।